बुलंद हो हौसले तो हमारी मुट्ठी में हर मुकाम है, वरना कठिनाइयाँ और रुकावटें तो सबकी ज़िंदगी में आम हैं। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एक सेशन, जो कि आई थिंक 7th लेक्चर होगा। 6th में हमने 2 पार्ट कवर किए थे, है ना। एक लेक्चर में जहाँ से हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए थे तो साउंड का इशू था, तो हमने उसको दोबारा अब तक पहुँचाया था। देन इसके बाद अब 7th लेक्चर जो आज है, तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट यानी कि रेडिएशन की। किसने इस पे अपना आइडियाज़ दिए और क्या क्या यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हुई, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं डुअल नेचर पे। तो सर क्या ये डुअल नेचर का मतलब क्या है? यार डुअल का मतलब तुम्हें पता है, दो। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है वो लाइट का नेचर भी शो कर रही है और वेव का भी। ठीक है, तो हम उसी को कह रहे हैं डुअल नेचर। तो यहाँ पे डुअल नेचर से हमारा मतलब है, एक तो कैसा नेचर है लाइट का, पार्टिकल नेचर, और दूसरा जो है वो कैसा है, वेव नेचर है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल नेचर की बात करूं तो वहां पे भी आपको मैंने 2 फिनोमिना समझाए थे, है ना। पार्टिकल नेचर में भी आपको दो फिनोमिना समझाए थे, याद है कौन कौन से? हाँ सर, वो आपने बताया तो था क्या। एक तो आपने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। एक आपने क्या बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अरे यार, जैसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। उसी को कहा जाता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा सर आपने बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। इसमें क्या बताया था आपने? इसमें आपने ये बताया था ब्लैक बॉडी एक ऐसी परफेक्ट बॉडी है जो कि हर रेडिएशंस की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और बाद में क्या कर देती है, एमिट कर देती है। तो ये दोनों जो फंडे थे ये किससे एक्सप्लेन हो रहे थे, पार्टिकल नेचर से। फिर अगर हम बात करें वेव नेचर की, तो वेव नेचर से हम जिन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है डिफ्रैक्शन। क्या मतलब होता है सर डिफ्रैक्शन का? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों, जब कोई लाइट रे जा रही है ना, और किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है तो उसके एजिस से लगने के बाद वो अपना रास्ता बदल देती है, यानी कि वहाँ पे डेविएशन हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ इंटरफेरेंस, है ना। वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम बढ़ होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कैसा इंटरफेरेंस किया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। बताओ, ये बात क्लियर है? ठीक, तो हम ये बातें कर रहे होंगे कब, जब हमें इनका वेव नेचर पता होगा, और ये बातें जब क्या पता हो, पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली ने, है ना, वेव नेचर के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस दी। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे हमें पता लगा कि रेडिएशन के पास क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट, जो 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, डायरेक्टली भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा वेव नेचर का एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स की, जिससे कि पता लगा रेडिएशंस के पास क्या है, वेव नेचर है। ठीक, चलो तो बताएं फिर आपको। देखो, हेडिंग तो दिख ही रही है ना, एक्सपेरिमेंट्स फॉर वेव नेचर। आ जाओ जी सर, साफ साफ दिख रहा है। तो पहले जो साइंटिस्ट का आप नाम बता रहे हो ना सर, वो कौन है? वो है, जो एक्सपेरिमेंट है वो है डेविसन एंड जर्मर का। ठीक, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? डेविसन ने एंड जर्मन, 2 साइंटिस्ट हैं बच्चों। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे हम जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। किया क्या सर इन्होंने, ये बताओ। एक्सपेरिमेंट में तो कुछ ना कुछ किया ही होगा इन्होंने, ऐसे थोड़ी कि आपकी तरह लैब में गए और टाइम पास किया इन्होंने, है ना। तो डेविसन और जर्मर ने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बीम इंसिडेंट करवाई निकल की क्रिस्टल पे, है ना। थोड़ा सा अगर मैं आपको डायग्रामेटिकल व्यू दूं तो क्या, इन्होंने एक निकल का क्रिस्टल लिया यहाँ पे। ठीक, ये क्या है सर, ये है सर निकल का क्रिस्टल। निकल का नहीं है, निकल का है। ठीक, और क्या किया सर इन्होंने, और यहाँ पे एक लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पे क्या लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी एक। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? ये तो आ रही है ना। ठीक है, किया क्या सर ये बताओ। ये तो आपने लगा दिया आइटम,
ठीक, उन्होंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बीम इंसिडेंट करवाई। ठीक, यहाँ से क्या आ रही थी, इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही थी, तो डिफ्रेक्शन हुआ। आपको पता है अगर एज से लग के लाइट डेविएट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन बोलते हैं। और फिर उसको हमने ऑब्जर्व किया कहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो वहाँ पे हमको कंसेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले, कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या मतलब होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स का, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो। इससे कैसे पता लगा सर वेव नेचर के बारे में, भाई सेम टू सेम है ना, बिल्कुल हूबहू। कंसेंट्रिक सर्कल्स कहाँ मिले थे, जब एक्सरे हिट करवाई थी। तो यार एक्सरे तो बताया ही है आपको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो जब एक्स रेज से ये काम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन से भी ये काम हो रहा है, मतलब दोनों का नेचर क्या है, मिलता जुलता है। ठीक, तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये क्या ऑब्टेन्ड हुए हैं, ये ऑब्टेन्ड हुए हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना, जो कि बिल्कुल सेम थे, है ना, सेम वर ऑब्टेन्ड व्हेन एक्स रेज गॉट डिफ्रेक्टेड, है ना। सेम पैटर्न कहाँ ऑब्टेन्ड हुआ था, जब एक्स रेज ने डिफ्रेक्शन शो किया था, बताओ। और एक्स रेज के पास है ही वेव नेचर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है ना, उनके पास भी क्या होगा, वेव नेचर होगा। ठीक है सर। कभी कभार इनके एक और भाई बंधु हैं, मतलब इन्हीं के फैमिली के रहे होंगे, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, है ना, उनका नाम है थॉमसन। सेम एक्सपेरिमेंट किसने किया, थॉमसन ने किया। ठीक है, तो अगर एमएसक्यू में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स लीड टू द वेव नेचर, है ना, तो वहां पे आप किस पे बात करोगे, तो वहां पे आप साइंटिस्ट का बात करोगे। ठीक, एक मिनट पॉज लेते हैं। ठीक, स्क्रीन आपको थोड़ी सी ब्लरी विजिबल हो रही होगी, रीजन है कि गई लाइट, है ना, आएगी, गई है तो आना तो है ही, उसको जाएगी कहाँ। थॉमसन एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे फिर, सेम है बिल्कुल, है ना, जैसे आपने किससे किया था एक्सपेरिमेंट, निकल की क्रिस्टल से, सिमिलर एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया था। बस यहाँ पे इन्होंने गोल्ड का क्रिस्टल लिया था, रहे होंगे अमीर घराने के, है ना। देखो आप, अब विजिबिलिटी ओके है, ठीक, एक बार इस कैमरे को भी सेट कर देते हैं आपके। तो अब हम बात कर रहे हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, बट लिया क्या था, जो क्रिस्टल लिया था वो गोल्ड का लिया था। ही परफॉर्म्ड सेम एक्सपेरिमेंट, जैसा ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट देखा बिल्कुल वैसा ही, है ना। ही परफॉर्म्ड सेम एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग गोल्ड क्रिस्टल इंस्टेड ऑफ निकल। नाम पूछा जा सकता है आपसे, या फिर इन्होंने क्या क्रिस्टल ली, ये सब। ठीक, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इन्होंने क्रिस्टल्स ली थी। कहाँ पे बात चल रही थी, निकल क्रिस्टल पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो सेम एक्सपेरिमेंट किया निकल का क्रिस्टल लेके, है ना, और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड हुआ वो भी सेम था, एंड ऑब्टेन्ड सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, फिर सर यहाँ से पता लग रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन की बीम किसी पे भी इंसिडेंट करवाओ, वो क्या दिखा रहा है कि उसके पास वेव नेचर है। ठीक है, चलो, तो दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रहेंगे आपको, क्या क्या, पहले थे सर डेविसन एंड जर्मर, और दूसरे कौन थे, थॉमसन। डेविसन जर्मर ने क्या किया, निकल की क्रिस्टल ली, थॉमसन ने क्या किया, गोल्ड की क्रिस्टल ली। ठीक, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा था, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में था। ठीक है, इतनी बात आप नोट करो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बात करेंगे डी ब्रॉगली ने जो वेव नेचर के लिए कैलकुलेशंस की थी। डी ब्रॉगली भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्दर आगे
अब मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन की, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया ना, इन्होंने आइंस्टीन की इक्वेशन का यूज किया। ठीक है, आइंस्टीन की आपको इक्वेशन याद होगी, क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना, इन्होंने मास को और एनर्जी को रिलेट किया था ना आपस में। फॉर्मूला क्या था वो फॉर्मूला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वो फॉर्मूला था सर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। प्लैंक्स का फॉर्मूला याद है, प्लैंक्स का, कौन है सर ये प्लैंक, है ना, अरे भाई मैक्स प्लैंक यार, है ना, जिन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में बात करी थी। तो अगर मैं प्लैंक्स के फॉर्मूले से बात करूं, है ना, अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, तो यहाँ से क्या देखने को मिला आपको, यहाँ से देखने को मिला कि एनर्जी जो थी वो थी एच न्यू, या आप ये कह सकते हो सर एच सी अपॉन लेमडा। ठीक, तो इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, इसको क्या दे दो, इक्वेशन 1, और दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों दिखा क्या रहे हैं भाई, दोनों रिलेशन शो क्या कर रहे हैं, एनर्जी शो कर रहे हैं। अब इसको आप आपस में जब इक्वेट करोगे तो क्या ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहा होगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एक सी से इसको उड़ा दो, क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, है ना। तो ये क्या है भाई, ये लेमडा ही होती है वेवलेंथ। तो इसी को हमने क्या नाम दिया, इसको ही नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसी को क्या नाम दिया, इसको नाम दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक, ध्यान रहेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लेमडा अपॉन एम सी। लेकिन सर ये किसके लिए है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद सी, क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो। ठीक सर, फिर और किसी स्पीड से, तो और इस किसी स्पीड के लिए आप उसको एम वी लिख लो, है ना, वी क्या है, अदर देन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ये किसके लिए है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है मूविंग विद एनी अदर स्पीड, है ना। कोई पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड के अलावा, वैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, पढ़ा था ना। तो अगर बाय चांस कोई और हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थोड़ी ना रहेंगी सर, है ना। अगर कोई और पार्टिकल है तो वो किसी और स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, तो उस स्पीड को हमने क्या कंसीडर कर लिया, वी कंसीडर कर लिया। अब याद करो वो दिन जब तुम पढ़ा करते थे मोमेंटम, पढ़ते थे ना मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ ना, क्या, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज मोमेंटम, है ना। जहाँ पे पी क्या है बच्चों, जहाँ पे पी है आपका मोमेंटम। तो सर ये फॉर्मूला आ गया लैम्डा का एक और, ठीक, वेयर P इज मोमेंटम। तो आपको वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों के टर्म्स में हमने क्या बता दिया, दोनों के टर्म्स में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बता दिया। ये आप याद रखोगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो। बताओ, इतनी कहानी नोट करो, देन मैं इसके और फॉर्मूले मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों आप नोट कर लो, एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी। ठीक, चलो नोट कर लिया होगा, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है क्या उसको भी रिलेट किया जा सकता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। ठीक है, जैसा कि आपको हेडिंग दिख ही रही है, क्या, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो पहले आप मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल वाला बच्चों वाला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ सर, होता तो है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ मास से, है ना, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, किससे, m से, जो कि आपका मास डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ
एम स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। यहाँ से मास का टर्म 2 बार आ गया ना, ठीक है सर, ये आ गया। अब आपको पता है सर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको एम बी का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हो यार। और अभी तुम पढ़ के आए हो, फिर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आप एम बी को सब्स्टिट्यूट भी तो कर सकते हो पी स्क्वायर से, वेयर पी इज मोमेंटम, पी जहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, ठीक। तो अब मुझे बताओ आप मोमेंटम के टर्म्स में क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी। यार वायर बड़ा परेशान करता है ना। चलो पी को यहीं छोड़ दो सर, बाकी कहानी एक तरफ समेट लो आप। 2 टाइम्स मास और इनटू क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सर अगर आप रूट लोगे ना इसका, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स मास एंड प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपने क्या करा, आपने मोमेंटम के फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। हाँ सर करा तो कुछ ऐसा ही है हमने। अब आप आ जाओ वापस लैम्डा के फॉर्मूले पे, एच अपॉन पी होता था, पी को सब्स्टिट्यूट कर दो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, करो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 मास और काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो कर दिया ना हमने प्रूफ, क्या हमने प्रूफ कर दिया सर। लैम्डा होता है एच अपॉन, इस लाइन को थोड़ा सीधा करें, टेढ़ी मेढ़ी भाग रही है, ये टेढ़ी है पर मेढ़ी है ना, ये लो एच अपॉन, और ये के ऊपर ही रूट नहीं है, ये रूट कहाँ है, सबके ऊपर है भैया, ये छत सबके ऊपर है, ठीक। चलो एम क्या है, मास है, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कहोगे तो लिख देंगे यार, है ना, कहोगे तो लिख देंगे। देखो वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल की बात चल रही है ना, और के ई क्या है, के ई है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर ये तो पता ही था हमें, तो सब पता है तुम्हें, ठीक। इसको यहाँ, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी चार्ज के पार्टिकल के लिए कैसे लिखोगे आप। सपोज करो ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे क्यू चार्ज है, और इसको आपने पोटेंशियल दे दिया वी, है ना, इसको आपने क्या पोटेंशियल दे दिया वी। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। भाई पोटेंशियल होता ही डिफाइन कैसे है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब जब आप चार्ज को लाओगे चला के, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन की जाती है ना, वो कही जाती है चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल दी जाती है। तो लेमडा का फॉर्मूला फिर और क्या लिख सकते हो आप, एच अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास क्यू और वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, मैंने ऊपर भी डिफाइन कर दिया है। तो लेमडा का फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल और उसके पोटेंशियल के टर्म्स में भी आप देख चुके हो, और ये है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। बताओ ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए। देखो हर एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन की तरफ आपको लीड कर रहा है ना। क्वेश्चन में आप बार बार थोड़ी उसको एडजस्टमेंट करोगे, तो क्यों ना 4-5 फॉर्मूले एक बार कर लिए जाए। और अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आता है तो फिर इनके बाहर आ ही नहीं सकता वो, है ना। तो आखिर में जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इन बॉक्सेस को ही अगर आप लिख लोगे और फिर ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चन इनसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, कैसे करोगे सर। भाई जो आपके नॉर्मल पार्टिकल्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके लिए लिख देता हूँ इसको, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो क्या न्यूट्रॉन के लिए लिखोगे सर, ना, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, आएगी नहीं कुछ वेवलेंथ, ठीक है, इतना नोट करो आप। फिर मैं आपके जो डेली यूज के, मतलब आपको जो न्यूमेरिकल्स में डेली यूज करने होते हैं, उनके लिए लैम्डा का फॉर्मूला लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड। ये कैपिटल वी है, पोटेंशियल है, इधर आप स्मॉल वी यूज कर रहे थे, ये वेलोसिटी थी, स्पीड थी, ठीक। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ लाजवाब, है ना, फॉर्मूलाज की तरफ, जो कि है, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा हो जाएगा 12.27। यार ये फॉर्मूला आया था ना अभी, ये क्या आया था, h अंडर रूट 2m क्यू वी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल को आप पोटेंशियली तो अलग अलग दोगे, मास तो उसका सेम होगा, चार्ज तो उसका सेम होगा, है ना।
तो मैं उनकी वैल्यूज लगाने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ क्या आ जाएगा, 12.27 अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। सीधा क्वेश्चन आएगा, अब तुम बैठ के वहां मास पुट करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना, तब तक हो जाएगा, रायता फैल जाएगा वहां पे। ठीक, फिर बात करते हैं हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू होगी 0.286 अपॉन में अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल, ध्यान रखना है ना। और फिर अगर आप सर अल्फा पार्टिकल की बात करते हो, क्योंकि इसको भी आपने यूज किया है ना, ये क्या है हमारा अल्फा है, किसी किसी को ये इन्फिनिटी भी लग सकता है, कभी कभार लग जाता है ना सर। ये क्या है 0.101 अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये निचोड़ हैं, है ना। ये क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अगर सर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए, तो आपको ये समरी ऑब्टेन्ड होती है, ये सार निकल के आता है। और यही सार है किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। जीवन का सार तो कुछ और है ना, उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, जाना पड़ेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या जहाँ भी, क्योंकि अभी तो आप घर के बीच में हो उन्हीं 4-5 लोगों के, है ना, तो इतना जीवन का सार आपको पता नहीं लगता है। लेकिन जितना आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से, उतने ही आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, तो आप अपने आप अपना सार जीवन का लिखते चले जाओगे। हालांकि ये सार समझ आया आपको, हाँ सर आ गया, इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला, प्रोटॉन के लिए ये, और अल्फा पार्टिकल के लिए ये। कभी आएगा तो हम इसको पुट कर देंगे, पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन होगा, वो हम आपसे नहीं पूछेंगे वहाँ पे, और मैं हूँगा भी नहीं बताने के लिए। ठीक, ये रहे आपके 3 फॉर्मूले, छाप लो जल्दी से सेकंडों के अंदर। फिर क्या है सर, फिर है बोहर पोस्टुलेट कहाँ से। अच्छा सर, बोहर पोस्टुलेट कहाँ से आ गए भाई, बोहर पोस्टुलेट पढ़ा दिए, लेकिन बोहर का एक पोस्टुलेट था क्या, एंगुलर मोमेंटम का। क्या था वो था सर, बाबूराव वाला स्टाइल तो आप कर रहे हो भाई, वो था कि एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। ठीक, हाँ सर ठीक, बिल्कुल ठीक बा, ठीक बा। तो आगे बढ़े मतलब, ठीक है बढ़ते हैं सर। देखो और कोई कलर लिया जाए, बहुत खुजली मचती है सर, आप कलर इधर उधर से, ठीक, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बताना कैसा है। ठीक, कैसन बा, आप बोलोगे ठीक बा। ठीक, इसको पढ़ने के लिए ना आप ये मान के चलो, क्या यार बड़ा मस्त कलर है, दिख रहा है ना आपको। ठीक, आप ये मान के चलो कि जो किसी भी शेल में वेव बनती है उनका नंबर किसके इक्वल होता है। ठीक, जो वेव्स बनती है ना, नंबर ऑफ वेव्स वो बराबर होती हैं शेल नंबर के। ये बात आप ध्यान रखना, कभी कोई दे इस तरीके से डायग्राम और कहे शेल नंबर बताओ, तो आप वेव्स गिन लेना, है ना। ये रही आपकी 1 वेव 2, इस तरीके से। ठीक है, तो किसी भी शेल में जो वेव्स बनेंगी वो उसी शेल के नंबर के इक्वल होंगी, यानी कि पहली शेल में 1 वेव, दूसरे शेल में 2 वेव, इस तरीके से। हाँ सर आ गई बात समझ में, ठीक है आ गई तो बहुत बढ़िया बात है यार, है ना। अब क्या बताने वाले हो सर आप, अब मैं ये बताने वाला हूँ तुम्हें, एक कंडीशन होती है बच्चों, किस चीज़ की, एक कंडीशन होती है जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है ना, अकॉर्डिंग टू, ज़्यादा डार्क तो नहीं है ये, है ना, खुरापात बहुत मचा रहे हो सर आप। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ वेव, है ना, इन फेज, जो एक ही फेज में होती है, तो होता क्या है वहाँ पे, कंडीशन है बच्चों, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करती है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्या लिख दिया सर, क्या लिख दिया, अभी बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दो, अभी बता। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। सर कहने का मतलब ये है ना कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके वेवलेंथ का मल्टीपल होगा। अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है
तो हो सकता है वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करे, है ना, हो सकता है वो 2 लैम्डा करे, 3 लैम्डा करे, मतलब इंटीग्रल में करेगी। तो यहाँ पे वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे सर जो वेव ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है आपकी किस में, सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, देखो जरा, सर्कुलर पाथ में सर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा यहाँ पे वो होगा 2πr, है ना। सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, 2πr होगा। कलर दिख रहा है ना आपको, शाबाश दिख रहा है सर, ठीक है, कैसन बात, ठीक बा, देखो 2πr, और हम इंटीग्रल लगा देते हैं n लैम्डा, लगा दो सर, लैम्डा को ओपन करो, क्या आता है, h/mv आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, mv को इधर खिसका दो, mvr, और 2π इधर ले जाओ तो ये क्या आ गया, ये आ गया NH/2π। अरे सर यही तो था बोर का पोस्टुलेट, तो हाँ भाई यही तो प्रूव करने वाले थे हम, है ना, कि एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो क्वांटाइज रहता है, वेयर n इज एन इंटीजर 1 2 3, और वो मल्टीपल h/π उसका मल्टीपल होता है। देखो आपने यहाँ से प्रूव कर दिया ना। अब क्वेश्चंस आएंगे तो आप r की, मतलब आपसे वो पूछ लेंगे वो रेडियस वगैरह, तो r निकाल लोगे आप, r की जगह, r का आपको फॉर्मूला पता है ना, वेयर r क्या है बच्चों, वेयर r इक्वल टू a0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम, है ना। और a0 क्या है, a0 इज बोहर्स रेडियस, a0 क्या किसे कहते हो आप, बोहर की रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, जिसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रम। कह दो कि तुम्हें याद है ये वैल्यू, है ना, 0.529 एंगस्ट्रम, ठीक। थोड़ा सा यहाँ रही तब समेटो उसको सर, ये देखो 0.529 एंगस्ट्रम, बताओ, ये कहानी क्लियर है, इसको ध्यान, ये तो याद ही था सर, इसका यूज करेंगे हम आगे चल के, ठीक, न्यूमेरिकल्स में। बताओ इतनी बात क्लियर है, ओके 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 है सब, चलो नोट कर लो, देन आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और ये अपने सेशन का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, मतलब जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो पेशेंटली आप इस टॉपिक को भी समझो, देन आपकी बारी है फिर, है ना, तैयार हो जाना आप सीट बेल्ट बांध के। क्या है सर ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या ये आइसबर्ग की तरह है जिसका कुछ हिस्सा पानी से ऊपर दिखता है और उससे कहीं ज्यादा हिस्सा पानी से नीचे होता है ना, पोलर आइस कैप्स आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह में। चल नहीं सर वो नहीं है, ये तो साइंटिस्ट का नाम है हाइजेनबर्ग, इन्होंने बताया था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल चल रहा है ना तो वो चलने दो उसको, आप बता नहीं सकते वो कहाँ पे चल रहा है, मतलब आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। हमने कहा क्यों यार, भाई वो बहुत छोटू सा पार्टिकल है सर, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, है ना। अगर आपको चलती हुई ट्रेन की पोजीशन बतानी है, मतलब ट्रेन तो छोड़ो, बहुत तेज जो स्पीड में चल रही है मेट्रो, तो आप बता ही नहीं सकते यार, है ना, सेकंड्स में, अभी यहाँ है माइक्रो सेकंड्स में कहीं और होगा आगे, ठीक है। तो आप मूविंग बॉडी की, मतलब जिसकी बहुत अच्छी खासी क्या है वेलोसिटी है या मोमेंटम है, उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, है ना। और अगर आपको पोजीशन पता लग गई तो फिर आप वेलोसिटी स्पीड नहीं बता सकते। पोजीशन तो तभी बता पाओगे ना तुम मेट्रो की, जब मेट्रो स्टेशन पे आके रुकेगी, कहोगे सर हाँ मेट्रो आके रुक चुकी है राजीव चौक पे, राजीव चौक का एग्जांपल ले रहा हूँ सर, सबसे ज्यादा क्राउडेड, वहां का ले भाई, जहां तुम गए हो वहां का ले लो। मेट्रो स्टेशन का नाम तभी बता पाओगे ना जब मेट्रो तुम्हारे सामने आके रुकी होगी कि सर ये मेट्रो इस स्टेशन पे रुकी है, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, 0। अब मैं कह रहा हूँ पोजीशन बताओ उसकी, तो पोजीशन बता दी सर इस स्टेशन पे है, अब स्पीड बताओ, स्पीड तो 0 है। अगर मैं कह रहा हूँ वो चलते हुए जा रही है टनल के अंदर से, अब बता दो तुम उसकी पोजीशन, नहीं सर अब पहले उसको रोको आप। तो यही बात हाइजेनबर्ग ने बताई, इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन जैसे चिंदी मुंदी से जो पार्टिकल हैं, अगर ये घूम रहे होंगे ना बहुत तेजी से कहीं पे, तो आप इनकी पोजीशन नहीं बता सकते, अगर पोजीशन बता दोगे तो आप इनकी स्पीड नहीं बता सकते, दोनों में थोड़ा क्या रहेगा, एरर रहेगा। मतलब सर साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और स्पीड के बारे में किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बात नहीं कर सकते, एक के लिए एक्यूरेसी के साथ बताओगे तो दूसरे में 100% एरर तय है, ठीक। तो इनका मैं स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, देखो आप क्या है,
फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोथ, क्या बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। इनको आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक को करोगे तो दूसरे में आप अनसर्टेनिटी आ जाएगी, है ना। तो वही वाली बात है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। सर इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो। देखो पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन x से डिनोट करेंगे हम डेल्टा x, है ना, और मोमेंटम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा p से। तो ये जो आएगा बच्चों, या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा h अपॉन 4 पाई। ये किसके इक्वल आएगा, h अपॉन 4 पाई के। कौन क्या है सर यहाँ पे, डेल्टा x जो है बच्चों वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कुछ ना कुछ तो असमंजस में आप रहोगे, आप सब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। सही भी है सर, छोटू सा पार्टिकल है वो बहुत तेजी से घूमेगा। और p क्या है, p है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या मोमेंटम को आप वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो, जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम। देखो क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है सर mv, ठीक। क्या मास चेंज होगा पार्टिकल का, नहीं, वेलोसिटी चेंज हो सकती है सर, है ना। तो हम डेल्टा पी को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम डेल्टा पी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, इक्वल टू लगाना अभी सही नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे इक्वल टू, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये यूज कर सकते हो सर आप। और कितना अच्छा होगा अगर आप कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये लो अभी ले जा रहे हैं, ये आ गया फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। बार बार सर आप इक्वल टू क्यों लगा दे रहे हो यार, न्यूमेरिकल की आदत है ना, उसमें इक्वल टू लगाना पड़ता है इसलिए लग जा रहा है। आप लगाओ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, आप किसका साइन लगाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का। बताओ, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना अगर आपको बिना किसी संकट के क्या करना है, अगर आपको बिना किसी संकट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। देख लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। कभी कभार क्या करते हैं, एक इसको और बता देते हैं सर, ये क्या है, डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ना। किसी किसी बुक में आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक, हमने ये यूज किया, ठीक, फिर हमने वो लिखा है। किसी किसी बुक्स में आपको नोट करके एक बात आप लिख लो कि एच क्रॉस होता है एक एच अपॉन 2 पाई, ठीक, एच क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है। तो ये फॉर्मूले थोड़े से आपको मॉडिफाइड मिल सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच क्रॉस अपॉन 2, है ना, तभी तो ये एच अपॉन 4 पाई होगा। या फिर आपको मिल सकता है डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन या इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2m, है ना, मास वाला। तो यार इस नोट को ध्यान रखना और इसको आप नोट कर लेना, एमसीक्यू में ही पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इधर उधर देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं, एच क्रॉस क्या होता है, तो भाई एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई। बताओ क्या बताएं सर, अभी क्वेश्चन तो आया नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मतलब ये आप ध्यान रखना, इसको और भी अल्टरनेट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, इतना नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या लिख सकते हो आप। देखो जल्दी आओ बेटा, बता रहे हैं अभी, ठीक है, नोट करो इसको, फिर हम देखेंगे यार ये तार। देखो वेलोसिटी और इसमें हो गया ना, अब हम बात करेंगे आपसे टाइम और एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। अब किस में बात होगी, टाइम और एनर्जी के टर्म्स में। तैयार हो जाओ, मोमेंटम का फॉर्मूला पूछूंगा मैं तुमसे, ठीक है, ध्यान रखना। लिख लिया होगा अब तो, क्या करूं, ये देख रहे हो,
पैर में फंस जाए, रस्सा खींच, वो मतलब क्या बोलते हैं, रोप स्किपिंग जैसा हो जाता है, और वो उसमें भी यही हाल होता है मेरा, आती तो है नहीं, तो वो पैर में फंसता है, और ये बिना स्किपिंग करे फंस रहा है, और कहीं इधर उधर करूँगा तो पता लगा कि ये उसमें से ही निकल गया, फिर आवाज़ का दिक्कत हो जाती है, बीच लेक्चर में आधे में आवाज़ आती है, आधे में नहीं आती। प्रोफेसर बकवास मत करो आप, बहुत दिनों बाद वैसी क्लास लेके आए हो। अरे क्वेश्चन कहाँ से, अभी जैसे समझाना है अभी। ये देखो आप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का और क्या मॉडिफाइड फॉर्म हो सकता है, वो देखो आप। मोमेंटम क्या था बच्चों, एम वी था कि नहीं था? हाँ सर था। तो इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ई से, ई से क्या कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी और टाइम। तो सर ये एक्सेलरेशन होता है ना, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, है ना, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट से या पोजीशन जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और ये क्या बन गया, P इंटू एक्स। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखते हो, वर्क डन, है ना, और वर्क एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी, ठीक है, लिख सकते हो सर आप। अब आप इसमें क्या ले लो, डेल्टा, मतलब चेंजेस ले लो। तो चेंजेस जब आप लोगे तो आप देखोगे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी किसके इक्वल आ चुका है, डेल्टा ई, और टाइम भी चेंज होगा। अब इसको आप उसमें लिखो ना सर, किस में, अपने वही फॉर्मूले में, देखो ये डेल्टा ई प्रोडक्ट विद डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, क्या आएगा, एच अपॉन 4 पाई आएगा। तो जरूरी नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जिनकी आप साइमल्टेनियसली वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो उनको सारों को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। ऐसे ये थीटा और फाई में भी होता है ना, इनकी पोजीशंस में जो चेंज आता है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। ये एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जब मतलब आप 3 डायमेंशनल उसका मोशन को ऑब्जर्व करते हो। बताओ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मॉडिफाइड फॉर्म्स क्लियर हुई, ये है, ठीक है सर। क्या इसका कोई यूज है हमारी डेली लाइफ में? ना इसका यूज है बच्चों, ना डी ब्रोगली वाले का यूज है। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? यार बात हो रही है माइक्रोस्कोपिक के लिए, और हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज देखते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्या अगर आपसे कहें कि इनका कोई यूज है, तो डी ब्रोगली, पहले ये कलर बताना विजिबल है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड हाइजेनबर्ग uncertainty principle has no use in our daily life। स्कूल्स के मतलब एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज वी डील विद मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। हम तो देख किनको पाते हैं, भारी भरकम चीज़ों को, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। और उन्होंने किसके लिए दिया था, माइक्रोस्कोपिक के लिए दिया था। बताओ, इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो इसको नोट करो आप, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस भी यार मतलब अभी पहले आप रफ में ट्राई करना, है ना, फिर ये स्लाइड तो रहेगी, तो आप अपने कॉपी में भी लिख लेना। इस बहाने टॉपिक वाइज कलेक्शन हो रहा है यार क्वेश्चन का। भाई 800-900 रुपए की किताबें बेचते हैं जो टॉपिक वाइज कलेक्शन देते हैं PYQ का, ठीक। अपना तो क्या है सर, आम जिंदगी है सर अपनी, है ना। देखो, आम से याद आया, जैसे वो देते थे ना केजरीवाल मुफ्त बिजली, वैसे हम आपको मुफ्त टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं। मुफ्त क्या दे रहे हो सर, ये तो आपका काम है। हाँ, तो ये हमारा काम है पढ़ाना, तो पढ़ना आपका भी काम है, फिर पढ़ा करो। तुम बहुत दिमाग खराब करते हो। आओ जी, देखो
अरे पहले ही स्टेटमेंट दे दिया। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। कह दो कि ये सही है। हाँ सर सही तो है, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। स्टेटमेंट 1 तो सर क्या है, करेक्ट है। ठीक, बात करो दूसरे स्टेटमेंट की। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सही बात है सर, आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में बात कर देते हो, रेडियस के बारे में, और वो भी एक्यूरेटली। और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो हाइजेनबर्ग ने बताया था ना आपको कि आप कर ही नहीं सकते वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली डिटरमाइन। तो आप उनकी बात से हट रहे हो, नहीं हट रहे हो? हाँ, तो उनका लॉ क्या कर रहे हो आप, वायलेट कर रहे हो। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, द वायलेट्स। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि नहीं है? वायलेट तो करता है ना? हाँ करता है सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। एक बच्चा है ना अभी ऑफलाइन में DPP में इतना बड़ा टिक लगाता है, दिखाऊंगा कभी उसकी DPP तुम्हें। ठीक, बताओ सी स्टेटमेंट सही है ना? और ये क्वेश्चन कब आया है सर, कब आया है भाई? अभी अभी बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम जो हुआ है जेई का उसमें ये आया है। तो अगर आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉप ईयर में हो, तो ये जो सेशंस है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इनको। ठीक है, मुझे मिस कर लेना बट इनको मिस मत करना। आओ बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर, क्वेश्चन तो आप भरपूर कराते हो भाई, उसी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। थ्योरी तो लिखी हुई है, नोट्स तो मैं कहीं से भी मिल जाएंगे, पढ़ो इसको। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत अलर्ट रहना बच्चों। ठीक है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0 होती है सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ थर्ड ऑर्बिट में। क्या आपको फॉर्मूला याद है, क्या आपको फॉर्मूला याद है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? हाँ सर, कुछ कुछ आपने बताया तो था, 2πr इक्वल टू n लेमडा, यही तो बताया था। हाँ, वेव की कंडीशन से। बात किस में कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट में। तो रेडियस क्या होता है, A0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ क्या आ गया, n लेमडा आ गया। क्या हम एक n से एक n उड़ा दें, उड़ा दो सर। तो लेमडा क्या आ रहा है, 2 पाई A0 n अपॉन में क्या आ रहा है, z। लगाओ फॉर्मूला 2 पाई, और वो तो A0 कह ही रहे हैं। बात किसकी चल रही है, थर्ड ऑर्बिट की। और किसके लिए चल रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए, एटॉमिक नंबर 1। आंसर क्या आ जाएगा, 6πA0। 6πA0 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही। फेवरेट ऑप्शन हुआ करता है हमारा बच्चों का ऑफलाइन में, ये है ना। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। ये भी देखो एकदम फ्रेश क्वेश्चन, ताजा ताजा। ठीक, कर लो नोट। तो ये देख रहे हो कितनी याद आ रही है, मतलब काम आ रही है ना। और फिर हमने आर को क्या कर दिया, A0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, बोहर्स रेडियस के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया, वो दिया था ना वहाँ पे। ठीक है सर, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल। माइन्यूट के ही बारे में बात करना आप, है ना। अगर आप मैक्रोस्कोपिक में करोगे तो फिर वो लगेगा ही नहीं आपका जो भी है प्रिंसिपल। ठीक है सर। 2.4 इंटू 10 की पावर -26, 2.4 इंटू 10 की पावर -26 क्या है ये, इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन। ठीक, तो पहले जो अनसर्टेनिटी दी होगी वो वेलोसिटी में दी होगी रिस्पेक्टिवली, का मतलब तो यही होता है ना। 2.4 इंटू 10 की पावर -26 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर किसकी बात चल रही है, पोजीशन की, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -7m। पूछा क्या है, मास ऑफ पार्टिकल पूछा है। तो मास ऑफ पार्टिकल अगर आपको याद हो तो अभी अभी तो हमने पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स में इक्वल टू लगाओगे, स्टेटमेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू, बट यहाँ ग्रेटर देन से कोई लीनियर इनइक्वालिटी थोड़ी सॉल्व कर रहे हो आप। ठीक है, तो बस फिर आपको क्या निकालना है, m निकालना है। तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाइड हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। क्या वैल्यूज लगा के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर लेंगे सर, बट हम अपने हथियार से कर देते हैं ताकि आप अपना आंसर मैच कर सको। सॉल्व कर लो जल्दी से, देख रहा हूं मैं, है ना। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो इधर देख लेंगे, वैल्यूज ही पुट करनी है वैसे।
इसकी क्या होगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मीटर पर सेकेंड, नहीं मीटर पर सेकेंड क्यों, जूल सेकेंड है ना, क्या होगी जूल सेकेंड होगी। इसकी देखो, इसकी सर पाई की कोई यूनिट होती है क्या, यूनिट लेस होता है। तो ये क्या है डेल्टा एक्स, इसकी यूनिट क्या है 10 की पावर -7 मीटर। एम के एस में चल रही है सर कहानी, मतलब मास किलोग्राम में आएगा, फिर हमें उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस, CGS यूनिट अर्ग होती है ना, और MKS जूल में एनर्जी की। तो ये क्या है मीटर पर सेकेंड। किसी दिन ना वायरलेस माइक ले आऊंगा, क्योंकि ये देख क्या है। सॉल्व करो इसको, 6.626 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 2.4, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है सर 0.2198 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर्स को एडजस्ट कर दो यार, -34 नीचे से कितना आ रहा है ये -26 और -7, यानी कि सर ये आएगा लगभग -33। कितना आएगा -33, ऊपर क्या है -34, ऊपर चला जाएगा +33 हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 क्या किलोग्राम। ठीक है, तो हमें ग्राम में निकालना है, तो 10 की पावर 3 से कर देंगे, यानी कि 10 की पावर 2, तो ये आ रहा है 21.98 ग्राम। और अगर आप कहोगे ना सर, अगर कहोगे और नियरेस्ट इंटीजर में निकालना होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 ग्राम। बताओ आया समझ कि नहीं। ठीक, ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन है, पिछले साल का है, बट अभी एक्सपायरी नहीं आई है इसकी, है ना। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। क्यों, एक साल में ये लोग कितने 15-20 तो पेपर ले रहे हैं, और हर चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन दिया तो आपको 15-20 अलग अलग टॉपिक्स पता लग गए, तो अगर आप उन पे भी फोकस करके जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, हालांकि अभी तो पूरा पढ़ने का टाइम है, लगा दो जोर, है ना। आंसर 22 ग्राम है और सही है, कोई बेशक बिल्कुल सही आंसर है। चलो फिर नोट कर लेना, सही तो आया नहीं होगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, दोबारा जब करो तब सही आना चाहिए। देखो, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी अंग्रेजी का टेस्ट होगा, किसका, अंग्रेजी का। क्यों, पढ़ो तो, बात इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से हुई, बट जब ये कह रहे हैं ना अनसर्टेनिटी, तो ये अनसर्टेनिटी किसकी बता रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी बता रहे हैं मोमेंटम में, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है 1 इंटू 10 की पावर -18 के। ठीक है सर, तो हमें यहाँ से क्या एक चीज मिल गई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो कि है 1 इंटू 10 की पावर -18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। फिर बात चल रही है अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, किसकी बात, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी की। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का तो मतलब बताना है ना सर डेल्टा वी, हमें पता क्या है, मास दे रखा है। इसके लिए तो सर आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता है तुम्हें, कहो तो नहीं पता है, कहो एक बार। पता है सर, पता है। देखो P क्या होता है, mv होता है, क्या मास चेंज होगा, नहीं होगा सर, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा वी। यहां से डेल्टा वी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा सर डेल्टा पी अपॉन में m, और p कितना दिया हुआ है यहाँ पे, p दिया है 1 इंटू 10 की पावर -18, और मास कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर -28। सॉल्व करो इसको, तो ये समथिंग 0.11111 चलेगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 10, राम नारायण 1.1 इंटू 10 की पावर 9। तो ये क्या है आपका सही आंसर है। क्या ऐसा दिया हुआ है सर, 1.1 तो नहीं दिया है, बट इन्होंने इसको 1 बोल दिया है, कोई जी नहीं, दिक्कत क्या है सर। यूनिट वगैरह देख लेना, आपको यूनिट भी पता लग जाएगी। ये क्या थी, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और ये क्या थी, ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट
नीट फिर भी इजी कर दिया है। AIPMT और एम्स का जब पेपर अलग होता था ना, ऐसे पहाड़ क्वेश्चन आते थे, और इसमें हम ऐसी तैसी कर देंगे सर, है ना, इन क्वेश्चंस की। चलो आ जाओ आप, पेपर मत पढ़ाना तुम, ऑफलाइन होता है नीट का। जेई वालों को तो कोई डर नहीं है, ऑनलाइन होता है ना, इनका डर है, इन ज़्यादा जोश में आ गए हैं ना, एक्साइटेड स्टेट में। आंसर चेक कर लेना, सही आंसर है। आ जाओ सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो आप। नेक्स्ट देखो, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। अनसर्टेनिटी इक्वल है किसमें, पोजीशन में और मोमेंटम में, ठीक है सर, इक्वल है तो क्या बताना है आपको, बताना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, है ना, किसमें अनसर्टेनिटी बतानी है, वेलोसिटी में बतानी है, ठीक। सेशन अपना 50 मिनट्स का हो गया है ना, कोशिश यही रहती है यार ड्यूरेशन कम रहे ताकि आप पे लोड कम पड़े, बट फिर टॉपिक पढ़ाया और क्वेश्चन नहीं कराए तो फिर फील नहीं आता है, फील लेना जरूरी है ना, विदाउट फील क्या ही मजा सर। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, मतलब डेल्टा एक्स बराबर क्या है, डेल्टा पी है, और रिलेशन क्या होती है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, है ना, इक्वल टू h/4 पाई। लगाओ तो इसको, ये कितना आ जाएगा, ठीक। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कह रहे हैं, तो वेलोसिटी इसको आप रख दो, डेल्टा एक्स को क्या रख सकते हो आप, डेल्टा एक्स को रख दो डेल्टा पी, डेल्टा एक्स को क्या रख दो, डेल्टा पी रख दो, इक्वल ही तो है सर। ये क्या आ रहा है, h/4 पाई, कह दो ये क्या हो गया, डेल्टा पी का स्क्वायर, ये क्या है, h/4 पाई है, तो सर डेल्टा पी का स्क्वायर है ना ये, तो आप ये भी तो लिख सकते हो डेल्टा पी, इधर अंडर रूट कर दो इसको, अंडर रूट ऑफ h/4 पाई, और 4 का जब रूट आएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, ये h/ क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और मोमेंटम को कैसे ओपन कर सकते हो, m डेल्टा v बराबर 1/2 अंडर रूट h/पाई। सर इसको आप अगर यहाँ लिखते हो ना तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो डेल्टा v 1/2m अंडर रूट h/पाई, क्या लिख सकते हो, 1/2m अंडर रूट h/पाई, 1/2m अंडर रूट h/पाई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो पहले देखो कितना दिमाग वाले क्वेश्चन आते थे, तो अब चांसेस हैं इसको उठा के जेई में रख देंगे, नीट का ही तो इजी बन रहा है ना, जेई को तब करने के लिए जेई वाले जेई PYQ करके जाएंगे, तो ऐसा मत करना यार, जहां भी क्वेश्चन मिलता है लगा डालो, है ना, लॉक लगा, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ जा रहा है, रुक गया। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन, the photoelectron varies with the frequency और वेवलेंथ का है खेल, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों ये कहाँ पे आता था टर्म, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कहाँ पे होती थी, अगर मुझे कुछ याद है ना, तो जो मुझे कुछ याद है उसमें तो यही याद आ रहा है सर कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी उन दिनों जब आप किसकी बात करते थे, जब आप बात करते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले तो सर बहुत बासी हो चुके हैं, मतलब हमने बहुत पहले पढ़े थे, तो यार हर क्लास से पहले पिछली क्लासेस का रिवाइज करके आया करो ना, इतना तो है ही तुम्हारा फर्ज बनता है ये तो। हाँ सर फर्ज तो बनता है, ठीक है। फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता था, वो ये कहता था कि जो आप एनर्जी दोगे वो दो कामों के लिए यूज होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और उसको मूव कराने के लिए। W0 इज द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और क्या कह रहे हैं वो, फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी दिस, तो लैम्डा किस पे वेरी करेगा, बात तो इनकी सही है ना, बात इनकी सही इसलिए है क्योंकि इसको आप h न्यू लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, h न्यू नॉट, और ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, ये आ रही है h न्यू माइनस न्यू नॉट। और अगर आपको याद हो तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा का फॉर्मूला होता था सर, रूट में काइनेटिक एनर्जी आता था h/√2 टाइम्स मास और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ ना, जो वेवलेंथ है
वो अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टाइम्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जो वेवलेंथ है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट में प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, ये बात तो सही है। तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्यों नहीं लगा दे रहे हो, लगा दो यहाँ पे। तो लेमडा क्या आ जाएगा, ठीक है, लेमडा यहाँ से क्या आ जाएगा, एच तो कॉन्स्टेंट ही है, तो लेमडा आ जाएगा लेमडा अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी है तो एच तो वैसे ही कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, एच तो क्या रहता है, वैसे ही कॉन्स्टेंट रहता है। तो लेमडा प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, v माइनस वी नॉट की पावर 1/2 के। आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में ये दिया है। तो ये आपका क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता, 2019 का क्वेश्चन है। तो आपने देखा, मतलब कुछ प्रोपोर्शनलिटी का या मिलता जुलता ही है। 2008-9 में AIPMT में सिंबल्स में क्वेश्चन पूछा, फिर से उनका रिपीटिशन हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है कहाँ से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आ गया यार, और nth बोहर ऑर्बिट का हाइड्रोजेनिक एटम, मतलब हाइड्रोजन के जैसा एटम है ना, कितनी है 1.5, कितनी है सर 1.5 पाई ए नॉट, देन द वैल्यू ऑफ n अपॉन जेड, n अपॉन जेड की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे आप, ऑप्शंस को अगर एक बार ध्यान साइड में रख दो, है ना, आपको से एकदम पानी क्यों निकल रहा होगा, चलो ध्यान दो इधर, देखो क्या ध्यान दे सर, अरे भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का स्टार्टिंग ही इन तरीके के क्वेश्चन से की थी। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोहर्स ऑर्बिट को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है, ये 2πr इक्वल टू एन लेमडा, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ पे क्या है एन लेमडा। हाँ सर बात तो सही है आपकी, एन से ये एक एन आप कैंसिल करते थे, कर दिया। तो यहाँ से पूछा क्या है, एन अपॉन जेड, एन अपॉन जेड को यहीं छोड़ो, बाकी सब उधर खिसका लो। तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई ए नॉट, कितना आ रहा है, लेमडा अपॉन में 2 पाई ए नॉट आ रहा है। तो लेमडा की वैल्यू भी तो नहीं दी है 1.5 दी है सर, 1.5 पाई ए नॉट दी है, और ये कितना है 2 पाई ए नॉट, पाई ए नॉट से पाई ए नॉट कैंसिल, ये आ जाएगा सर 0.75, ये कितना आ जाएगा 0.75 है क्या, हाँ बी ऑप्शन 0.75 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोहर ऑर्बिट का क्वेश्चन हो तो आप ये जरूर यूज कर लेना, 2πr इक्वल टू एन लेमडा, कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा होगा। नोट कर लोगे ना पक्का, मान लूँ मैं, कर लिया तुमने, मान लिया, बच्चे मन के सच्चे, शायद झूठ बोलते हैं, काम करके नहीं लाएंगे, झूठ से सख्त नफरत है, देखो है ना, अभी नहीं लिखा हो तो लेक्चर के बाद लिख लेना, बट लिखना जरूर है। ठीक है, चलो, इफ p इज द मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन ejected from the metal surface after the radiation of light having wavelength lambda, wavelength lambda क्या नई बात बताई यार इन्होंने, then for 1.5 p momentum of the photoelectron the wavelength of the light should be। तो पहले मोमेंटम कितना है, पहले मोमेंटम दे रखा है स्मॉल p, पहले वाला मोमेंटम कितना दे रखा है, स्मॉल p दे रखा है, और बात कर रहे हैं वो वेवलेंथ की। क्या कोई फॉर्मूला होता है सर, क्या कोई फॉर्मूला होता है इनका, होता तो है, अगर तुम बात मानो तो फॉर्मूला तो होता है लेमडा, क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम में, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि सर जो वेवलेंथ है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मोमेंटम के साथ, जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, वो वेवलेंथ के साथ। हाँ ठीक है, एच तो कांस्टेंट ही है। तो आप सीधे इस, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, दो कंडीशन दी हो, तो आप डिवाइड कर दिया करो, पहले जो लेमडा 1 है ना, वो कितना है, उस पे मोमेंटम p है, फिर वो कह रहे हैं लेमडा 2 बताओ सर, जिसपे कि मोमेंटम कितना हो गया 1.5 p हो गया, सॉल्व कर लो इसको, है ना, इसको सॉल्व कर लो, लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है
लेमडा 1 की वैल्यू है सर लेमडा, और इसकी निकालनी है लेमडा 2 की। 1.5p क्या आ जाएगा ऊपर, 1/p डिवाइडेड बाय 1/1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, है ना। तो ये आ रहा है सर 1.5p डिवाइडेड बाय p, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा 2 कितना आता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है सर लेमडा अपॉन में 1.5, डेसिमल हटाओगे सॉल्व करोगे तो 2/3 लेमडा, कितना आ रहा है 2/3 लेमडा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप प्रोपोर्शनलिटी यूज करके उनको डायरेक्ट डिवाइड कर देना, यही किया मैंने। देखा लेमडा का वेरिएशन क्या है मोमेंटम के साथ, उसको यूज करा, वहां से दो इक्वेशंस फ्रेम करी और कट्टा पिट्टी करके क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा आंसर। देखते रहो तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2a0। पोजीशन ही तो बता रहा है ये एक तरीके से, ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। लेंथ है 2a0, मतलब अगर कोई पार्टिकल 2a0 लेंथ में घूम रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो उसी रीजन में तो होगी। ये थोड़ी है कि 2a0 एरिया के बाहर हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर ऐसा। ठीक है, फिर तो आपको ये क्या दे दिया, ये डेल्टा एक्स दे दिया, जो कि क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। ठीक है, वन डायमेंशनल है, तो आपको स्पीड में मिनिमम अनसर्टेनिटी बतानी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे पूछा क्या है, डेल्टा वी पूछा है, और क्या दे रखा है, और कुछ गिवन है क्या, और तो कुछ नहीं दिया है, बट इलेक्ट्रॉन बोला है सर। तो इलेक्ट्रॉन का हमें मास पता होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10⁻31, 9.0 होता है, मतलब इसको अप्रोक्स आप इतना ले सकते हो, है ना। और यहाँ पे किस में होता है, ग्राम्स में होता है, किलोग्राम्स में होता है। 9.1 × 10⁻31। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहानी बढ़ो। मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2a0, a0 बोहर्ट्ज रेडियस है। ठीक सर, तो यहाँ पे आप अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एक्स डेल्टा वी h/4πm। ये सब तो आपको क्या है, नोन है, ये भी नोन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। लगाओ तो एक बार वैल्यूज। हाँ सर अभी लगा, अभी लो सर अभी लो। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2a0, फिर a0 से कैसे आप पुट करोगे, कर लेंगे सर। a0 बोहर्ट्ज रेडियस ये होती है ना 0.529 एंगस्ट्रम, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, आप ही के हैं हम तो, लाल नीले पीले। देखो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इधर आओ, ये कितना है, ये है आपका कितना 2a0, 2 × 0.529 एंगस्ट्रम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। क्या है, 10⁻⁻10 मीटर है। यूनिट्स का भी ध्यान रखना। उसके बाद फिर क्या बचा, मास। मास क्या है, ये 9 × 10⁻31, है ना। अब इसको आप सॉल्व करो और यूनिट्स को एक तरफ रख लेना, ताकि आप यूनिट से फिर उसको जज कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व कर रहे होगे आप, करो तो हम अपना हथियार यूज करते हैं 6.626, ये तो होता ही है सर प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका क्या है, इसको डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करो 2 से, फिर बोहर्ट्ज रेडियस से, और फिर आप डिवाइड कर दो इसको 9 से। तो ये कितना आ रहा है, ये समथिंग अराउंड आ रहा है 0.6958। पावर्स को सर एडजस्ट करो, तो पावर्स को जब आप एडजस्ट कर रहे हो तो नीचे बचा -1, है ना, और -1 बचेगा ना, पगला रहे हो क्या, -31 है सर, -10 है, तो ये कितना बच रहा है, -41, और ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, +41, यानी कि 10⁻7 है। ये क्या है, 10⁻7। बट ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं किस में है, ये कहानी जो आपको दे रखी है ये कहानी किस में आएगी, मीटर में आनी चाहिए, क्योंकि नीचे आपको टर्म्स किस में दिए, मीटर में दिए। ठीक है, और हमें चाहिए किस में, किलोमीटर पर सेकंड में।
हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड में। तो देखो तो आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। तो मैं इसका एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो आएगा ये तो आएगा आपका किस में, ये आंसर आपका उसमें आ रहा है CGS यूनिट में, और हमसे पूछा किस में है, MKS यूनिट में पूछा है, ठीक। तो जब आप वैल्यूज लगाओगे तो ये तो 5 4 के अराउंड आ रहा है, 4 H/4 पाई है ना। हाँ, हमने पाई की वैल्यू नहीं लगाई है, हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं लगा रखी है, पाई की वैल्यू नहीं लगा रखी है, ठीक। तो पाई की वैल्यू मिसिंग है, वो भी यूज कर लो आप। कितनी, इसको एक बार हटा दें यहाँ से, ये लो। थोड़ी देर के लिए इसलिए गए, पहले समझ लिया करो बात, छापने में लग जाते हो तुम, है ना। अभी हमने सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट नहीं करी थी, तो सारी वैल्यूज जब पुट करोगे आप तब देखो क्या घमासान मचता है। ये लो, क्या निकालना है, डेल्टा वी। वो जल्दीबाजी में इसको जो है फिर उसको लिख लिया करो, इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। H/4 पाई m इंटू क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक। अब लगाओ आप वैल्यूज, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो उनको हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे, जब हमारी बुद्धि काम करना बिल्कुल बंद कर देगी तो फिर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे जहाँ बस क्या है, कैलकुलेशन है। मास क्या है, 9.1 10⁻31 है ना, जूल सेकंड, और ये आपका केजी में रहा। और ये कितना होता है, एक्स में क्या वैल्यू दी है, 2 इंटू 0.529, क्या है, 2 इंटू 0.529, बट ये एंगस्ट्रम है तो 10⁻−10 फिर ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। करो तो इसको सॉल्व आप, ठीक है। डिवाइडेड बाय किससे, है ना, हम एक्स्ट्रा क्या रह गया था 4 और 3.14, ठीक। तब भी ये आपका जो मैच नहीं किसका आ रहा है, ये देखो तो 529। चलो ये जो आपका आएगा बच्चों, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, सॉल्व करके 548,273 मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर में करना है तो क्या करोगे, डिवाइड कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 1000 से, 548.273 किलोमीटर पर सेकंड। और नियरेस्ट इंटीजर में पूछा होगा तो 548 किलोमीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 548। तो कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, छोड़ेंगे मतलब लास्ट के लिए, ये नहीं कि एग्जाम के बाद करेंगे। लास्ट का मतलब है जब आप पूरा पेपर 2 बार रीड कर चुके हो, अब आप कुछ चीज़ें हिट नहीं कर रही हैं तो तब आप इन क्वेश्चंस पे आना, ठीक। रब कर रहा हूँ मैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या रहे हैं ये, इन्होंने कंडीशन दे दी हमें, और कंडीशन दे देते हैं ना ये तो बहुत बुरा लगता है यार, कंडीशन लगा दी। देखो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन के इक्वल कब होगी, वो तब होगी सर जब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो, वो हो जाए x टाइम्स किसके, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन के। तो इन्होंने कंडीशन क्या लगा दी, इन्होंने कंडीशन लगा दी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको यहाँ पुट कर दो, x वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना, ये क्या आ गया h मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन से वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन कैंसिल, h से h कैंसिल, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है रेशो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻27, और ये क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से जरा सॉल्व करो तो आप कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। लाइव क्लास होती ना, मैं तुम्हारा कमेंट में देख लेता, फिर मैं भरोसा तो करता नहीं, फिर भी मैं सॉल्व भी तो कर 0.183, ठीक है, 10⁻4 प्लस में -27 प्लस 31, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू पूछी है ना, तो ये राम नारायण तो 1830 कितना आ रहा है। अरे सर कुछ याद आया आपको, हाँ याद आया, देखो कि
इलेक्ट्रॉन इज 1/18, है ना, 2 टाइम्स लाइटर देन, तो वो उसी तरीके से मास का रेशो ही तो आया है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1830 एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर का है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस को कैसे मोल्ड किया जा रहा है, फॉर्मूलों में ही कंडीशन लगा दी जा रही है, कंडीशन आपको भी लगानी पड़ेगी। आओ जी, एन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट was passed कह रहा हूँ मैं, was passed between two charge plates kept at a potential difference v। भाई ये वही वाला केस बन गया, कौन सा वाला, जिसमें मैंने एक चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल देके क्या करवाया था, मूव करवाया था, ठीक। तो हमने वहां पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमने चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल देके मूव करवाया था, तो सर ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल, है ना, इस पे चार्ज था q, आपने इसको पोटेंशियल दिया था v, तो इसका जो लैम्डा हो गया था वो हो गया था h√2m, इसका चार्ज और इसका पोटेंशियल। पूछा क्या है फिर सर यहाँ पे हमसे पूछा है h/λ, क्या नहीं बता पाओगे, बता देंगे सर, लैम्डा को नीचे ले आओ, तो ये h/λ और इसको कहाँ भेज दो, ऊपर, 2 टाइम्स मास q इंटू वी। बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e से दिखाते हैं, तो ये कितना आ गया 2e, और मास तो m, क्या कह रहे हैं, इसका मास दिया है क्या, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, m मास दिया है, e चार्ज दिया है, ठीक है। तो पहले मास ही लिख लो, कहीं तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो, है ना। पहले क्या लिख लो, मास लिख लो, फिर क्या लिख लो, चार्ज, और फिर क्या लिख लो, पोटेंशियल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2mEV। देखो 2016 का क्वेश्चन है, तो अधिकतर चीजें तो मैंने केस बना के आपको पढ़ाई दी, बस आपको उसको मोल्ड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ 0.66 किलोग्राम बॉल, भाई साहब इतनी भारी बॉल से कौन खेलता है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, मास कितना दे रखा है 0.66 किलोग्राम। पूछा क्या है सर, पूछा है वेवलेंथ, सीधा फॉर्मूला है सर अपना h/mv, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और मास हमको दे रखा है 0.66 किलोग्राम, और उसके बाद वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, MKS यूनिट में आपका आंसर आएगा, है ना, मतलब मीटर में आएगा। चलो 6.626 डिवाइडेड बाय 0.66 कितना आ रहा है, ये समथिंग आ रहा है बच्चों 10.03, कितना आ रहा है ये 10.03 आ रहा है, ठीक, पूरा ही गायब हो गया, 10.03। पावर्स को सॉल्व करो सर, पावर को क्या करें यार, ये तो 10 की पावर -35 ही हो जाएगा, और ऊपर जाके क्या हो रहा है ये 10 की पावर -35। साइंटिफिक नोटेशन भी तो सर कोई चीज होती है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, डेसिमल से पहले आप एक नंबर लिखते हो, तो इसको लेफ्ट में कर दो डेसिमल को, तो लालू प्रसाद, है ना, पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी सर, पॉजिटिव हो जाएगी तो 10 की पावर -34, 1 इंटू 10 की पावर -34 कहाँ पे दिया है, -35 दे रखा है या तो सर, है ना, बट वहाँ पे क्या है वो 10 है। इसको आपने सॉल्व किया था 6.626, अगर हम अपने कैलकुलेटर को फिर से उठाएं और फिर से इसको यूज़ करें तो 6.626 डिवाइडेड बाय 0.66 कितना आ रहा है 10.03 आ रहा है, ठीक है सर। और वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड दी थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसका लफड़ा हो रहा है, यहाँ पे लफड़ा हो रहा है अपनी पावर का, ठीक है। तो पावर जो है मेरे ख्याल से 10 की पावर -35 जो है ना, वही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। यहाँ से सॉल्व कर ही रहे हो आप, है ना, इसको अगर इतना भी मान के चल रहे हो 6.66 और 0.6, तो ये एग्जैक्टली कितने में कैंसिल हो रहा है, 11 में कैंसिल हो रहा है, और -34 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये कितना आ जाएगा -35 आ रहा है, ठीक। तो ये कितना आ रहा है 1 इंटू 10 की पावर
-35 है ना। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के क्वेश्चंस कवर किए है ना, और थ्योरी भी कवर की। नेक्स्ट लेक्चर से हम हो सकता है अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ मूव करें है ना, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पे, और धीरे धीरे फिर इस चैप्टर को हम समापन, इस अध्याय को खत्म करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक्स या नेक्स्ट यूनिट में मूव कर सकें। तो आज का सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीसियस टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।